बिजतक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिजतक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। कंपनियों के तिमाही नतीजों का सीजन चल रहा है। बाजार में पैसा लगाने वालों से लेकर एनालिस्ट और ब्रोकरेज तक सबकी नजरें इन रिजल्ट्स पर टिकी हुई हैं। इन तिमाही रिजल्ट से न सिर्फ ये पता चल रहा है कि बीती तिमाही में कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, बल्कि इससे ये भी अंदाजा लग रहा है कि आने वाले तिमाहियों में कंपनियों का कारोबार कैसा रह सकता है। चूंकि ये रिजल्ट्स चौथी तिमाही के हैं, ऐसे में इनमें बीते पूरे फिजिकल यानी 2022-23 के दौरान कंपनियों के परफॉर्मेंस का भी पता चल रहा है। यहीं से मार्केट अंदाजा लगा रहा है कि किन कंपनियों और सेक्टर्स में आने वाले दिनों में कमाई होगी और कहां मामला ठंडा रह सकता है। अभी तक जितनी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं वे उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं और इनमें कुछ के नतीजे तो वाकई चौंकाने वाले हैं। मतलब उम्मीद से बढ़िया नतीजे इन कंपनियों ने दिए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने अब तक जितनी कंपनियों के नतीजे आए हैं उस हिसाब से अपने प्रेडिक्शन देने भी शुरू कर दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि निफ्टी के जिन 26 कंपनियों के रिजल्ट अब तक आए हैं उनका औसत मुनाफा सालाना आधार पर 10% बढ़ा है और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा हाथ फाइनेंशियल कंपनियों का है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने कहा है कि अगर इन नतीजों में से फाइनेंशियल को हटा दें तो प्रॉफिट में 1% की गिरावट दिखाई देती है। ब्रोकरेज हाउस ने यह भी कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस में मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के डाउनग्रेड की भरपाई बैंकिंग, फाइनेंशियल और ऑटोमोबाइल सेक्टरों से हो जाएगी। बैंकिंग सेक्टर में अर्निंग की रफ्तार यूं ही जारी रहेगी और ज्यादातर बैंक आगे भी मार्जिन में ऐसे ही इजाफे दर्ज कराएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में तिमाही नतीजों की शुरुआती आंकड़े अच्छे हैं। यहां अगर मारुति सुजुकी को छोड़ दिया जाए तो बाकी की ज्यादातर कंपनियां उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करती दिखाई दे रही हैं। कंज्यूमर स्पेस में अर्निंग्स ग्रोथ अब तक उम्मीद के मुताबिक ही रही है, लेकिन कंजप्शन स्लो डाउन अभी भी एक चिंताजनक फैक्टर बना हुआ है। मैनेजमेंट कमेटी से ये पता चल रहा है कि ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर वॉल्यूम सालाना आधार पर फ्लैट रहा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में अब तक के रिजल्ट उम्मीद से बेहतर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस मामले में सबको चौंकाया है। O2C सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। दूसरी ओर एक और ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर सतर्क बना हुआ है। कोटक ने कंजप्शन ग्रोथ में सुस्ती और ग्लोबल स्लोडाउन को इसके लिए वजह बताया है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि कंज्यूमर और आईटी दोनों ही सेक्टरों की कंपनियों के नतीजे कमजोर रहे हैं और इससे इस साल इस सेक्टर के खराब आउटलुक का पता चल रहा है। ब्रोकरेज हाउस ने यह भी कहा है कि भारतीय बाजार अभी भी सही वैल्यूएशन पर कारोबार कर रही है। सेक्टरों के लिहाज से देखा जाए तो कोटक इक्विटीज का कहना है कि कंज्यूमर डिस्क्रिएशन स्पेस में अर्निंग्स डाउनग्रेड हो सकता है। दूसरी ओर मोतीलाल ओसवाल आईटी और हेल्थ केयर सेक्टरों पर न्यूट्रल है, जबकि वो मोतीलाल एनर्जी और यूटिलिटीज पर अंडरवेट है। मोतीलाल ओसवाल कंजप्शन, फाइनेंशियल्स, कैपेक्स आधारित कंपनियों और ऑटोमोबाइल्स पर ओवरवेट है, यानी उसे लगता है कि इन सेक्टरों में आगे अच्छा ट्रेंड दिखाई दे सकता है। शेयरों के हिसाब से देखें तो कोटक इक्विटीज ने अडानी पोर्ट्स को अपने लार्ज कैप पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने लार्ज कैप से बाहर किया है, जबकि कैनरा बैंक को इसने शामिल किया है। कोटक ने अपनी लार्ज कैप पोर्टफोलियो में एबीबी इंडिया को बाहर किया है। साथ ही इसने मिड कैप मॉडल पोर्टफोलियो से देवयानी इंटरनेशनल को भी निकाल दिया है।